अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंड लेक्चर, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, नो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सॉल्युबिलिटी अगर हम डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved, that can be dissolved, maximum amount of solute that can be dissolved in a solution to form a saturated solution, to form a saturated solution, saturated solution at a given set of conditions, at a given set of conditions। एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पे कितना सोल्यूट हम डालें ताकि हमारी सॉल्यूशन जो हो जाए वो सैचुरेट हो जाए। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, या इन अ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, इन अ सॉल्वेंट, इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल सकते हैं ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, ठीक, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब बेटा ऑब्वियसली हमारे पास तरह तरह के टाइप ऑफ सॉल्यूशन है और वहां सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे पहली तरह की सॉल्यूशन जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा, द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा ये पहली तरह की सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, इसमें सॉल्युबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? मैंने कहा अलग अलग सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है बेटा। सॉलिड इन लिक्विड में हम बोलते हैं इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute that can be dissolved, that can be dissolved, that can be dissolved in, it is weight of solute that can be dissolved in 100 gram of, weight of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution, a saturated solution। यानी बेटे जब हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम वेट परसेंटेज में करते हैं। इसमें वेट परसेंटेज में there is weight of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution, so that is solubility of a solid in liquid can be defined like this। Now बात आती है इस सॉल्युबिलिटी की कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच solubility of a solid in liquid depends, in liquid depends। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स, ठीक है, इन लिक्विड्स। ठीक, इसमें बेटे 5 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये 5 मेजर फैक्टर कौन कौन से? सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये पहली बात हमारे पास होती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरी बात हमारे पास होती है बेटा, दूसरी बात हमारे पास होती है टेम्परेचर, ठीक है जी। तीसरी बात हमारे पास होती है बेटा प्रेशर,
और चौथी बात बेटे हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक। और पांचवी बात बेटे हमारे पास होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा कॉम्प्लेक्स और पांचवा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो ये 5 फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है। हम इसको बारी बारी एक एक करके पढ़ने की करते हैं कोशिश, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बेटा नेचर को 2 तरीके से देखा जा सकता है। या तो हम बोल सकते हैं फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर इसकी बात करें, ठीक है, और या फिर केमिकल नेचर की बात करें, दोनों में से एक बात कर सकते हैं, केमिकल नेचर। देखो फिजिकल नेचर की जहां तक बात करें, फिजिकल नेचर का मतलब ये नहीं, हम फिजिकल स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिजिकल नेचर का मतलब ये है कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूट कैसा है, ठीक। जैसे अगर बेटे मैं तुम्हें एक लूं शुगर क्यूब, एक लिया शुगर क्यूब, दूसरे लिए शुगर क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल, और तीसरा लिया शुगर पाउडर, शुगर पाउडर, ठीक है जी। हमने यहां पे 10 ग्राम का क्यूब लिया था, 10 ग्राम के क्रिस्टल लिए थे, 10 ग्राम का पाउडर लिया था। अब इसमें कौन चीज जल्दी डिसॉल्व कर जाएगी? देखो सॉल्युबिलिटी तो उतनी रहेगी लेकिन उसकी स्पीड, सॉल्युबिलिटी तो उतनी ही रहेगी, सॉल्युबिलिटी यहां चेंज नहीं होगी, लेकिन कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, ठीक। सॉल्युबिलिटी क्विक किसकी होगी? ऑब्वियसली पाउडर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। ईज ऑफ डिसोल्यूशन बोलो, देखो सॉल्युबिलिटी उतनी रहनी है, अमाउंट उतना ही रहना है क्योंकि शुगर इन वाटर है, बट पाउडर आसानी से, पाउडर मैंने पावर ही लिख दिया दोस्तों, पाउडर, ठीक, पाउडर आसानी से डिसॉल्व होगा। देन शुगर क्रिस्टल, देन यू कैन से शुगर क्यूब, दैट इज ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक। देखो बेटा ये हमेशा ध्यान में रखना यार, अगर सॉल्वेंट सेम है, सोल्यूट सेम है, तो बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी तो सेम रहनी है एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। हाँ उसकी ये उसका ईज ज्यादा या कम हो जाए ये एक अलग बात हो गई। तो फिजिकल स्टेट से हम ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी देखा करते हैं। ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर हम ध्यान दें तो जितना हमारे पास फाइनर इज द पार्टिकल, more is the surface area, more is the rate of reaction, more easily it can be dissolved. तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं फाइनर इज द पार्टिकल, फाइनर इज द पार्टिकल, फाइनर इज द पार्टिकल, मोर इज द सरफेस एरिया, surface area, more is rate of reaction, more is rate of reaction, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो फाइनर इज द पार्टिकल, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो ऑब्वियसली उसकी ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हालांकि हम यहाँ ईज नहीं पढ़ रहे, ठीक, जैसे हम यहाँ सिर्फ सॉल्युबिलिटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचर को बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये क्लियर किया तुम्हें। अब ये फिजिकल नेचर हो गया, लेकिन दूसरी बात हमने की केमिकल नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में एक लॉ होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर विल डिसॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर, है ना, कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे अगर मैंने NaCl लिया, अब NaCl जो होगा अगर मैंने इसको वाटर में डाला तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, वहीं पर इसको बेंजीन में डाला, बेंजीन में डाला तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक, क्लियर। क्यों?
क्योंकि ये पोलर था और ये भी पोलर हो गया, वाटर भी पोलर, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो गया। मान लो इसकी जगह तुम नेफ्थलीन ले लेते, नेफ्थलीन ले लेते। अब नेफ्थलीन जो होता है, अगर उसको वाटर में डालेंगे बेटे, ठीक, तो वो डिसॉल्व नहीं करेगी भाई, ठीक, वो डिसॉल्व करेगी बेंजीन में इजीली, उसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया कि जो नॉन पोलर था वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गया, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, और पोलर डिसॉल्व इन पोलर। समझ में आई बात? पोलर पोलर में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल। देखो बेटा, जैसे NaCl है, अब ऑब्वियसली इन NaCl वी हैव Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। तो जब हमने इसको वाटर में डाला, जब हमने इसको वाटर में डाला, सो वाटर क्या करेगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव को वाटर अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा अट्रैक्ट? देखो, हमारे पास यहां पे वाटर का नेगेटिव पोर्शन, जो वाटर का नेगेटिव पोर्शन होगा दैट इज ऑक्सीजन, ठीक, वो नेगेटिव पोर्शन वाटर का इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। और वहीं पर जो वाटर का बेटा पॉजिटिव पोर्शन होगा दैट इज हाइड्रोजन, ठीक, ये जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट इज हाइड्रोजन, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा बेटा, उससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तोड़ेंगे। और वाटर, मैंने बोला इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाएगा। जब आयंस के बीच में पेनिट्रेट करेगा, ये आयन अलग अलग हो जाएंगे, यहां बनेगा Na1 पॉजिटिव, यहां बनेगा Cl1 नेगेटिव, ये अलग अलग हो गए। और इनके आसपास वाटर इकट्ठा हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ H, ये H, यहां पे भी H, और यहां पे भी H और H, ठीक। ऑक्सीजन, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ से पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, अट्रैक्शन हो गई। ये लो जी, क्लियर? तो ये जो हमारे पास बन गया दिस वन, ये अब ये बन गया Na1 पॉजिटिव एक्वस हाइड्रेटेड आयन। और वहीं पर इस क्लोरीन के आसपास भी बेटे वाटर इकट्ठा हो गया होगा, यानी ये भी हाइड्रेट हो गया होगा, ठीक। तो इसमें भी हमारे पास यहां 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 ये अट्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है बेटा, और नेगेटिव की तरफ इसकी अट्रैक्शन होगी। तो हमारे पास ये जो आयन बन गया बेटा, दिस आयन इज क्लोराइड 1 नेगेटिव एक्वस। तो पोलर पोलर में इसलिए डिसॉल्व होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और इसकी वजह से बेटे हमारे पास पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाए। और रही बात नॉन पोलर, इनका नेचर सेम होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी, नेचर सेम तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम, वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये वजह रहता है कि आपके पास पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये नेचर की बात आ गई बेटा, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। इसकी सॉल्युबिलिटी का डिटेल कि कौन कहां ज्यादा सॉल्युबल है, ऑलरेडी वी हैव डन इन एस ब्लॉक, येट वी विल डू फर्दर, ठीक, आगे भी करेंगे जब कभी भी आएगा, ठीक। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना बोले कि नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे फिजिकल नेचर देखा जाता है तो वो ईज ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, और केमिकल नेचर हमें बताता है सॉल्युबिलिटी होगी कि नहीं होगी। पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। जनरली पोलर पोलर को इसलिए डिसॉल्व करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है। और नॉन पोलर को, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्सेस या नेचर इज सेम, तो नेचर ऑफ फोर्सेस विल बी सेम, हेंस डेफिनेटली
they will attract each other. ठीक, तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, दूसरा फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या था? What was the second factor of solubility? सेकेंड फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा? देखो बेटा, सेकेंड फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी होगा, हम जिसको बोलेंगे टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आया टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का अगला फैक्टर है टेम्परेचर, जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सेकेंड फैक्टर, देखो बेटा, टेम्परेचर की जहां तक बात करें, पहले हम पढ़ेंगे इसका क्वालिटेटिव इफेक्ट। क्वालिटेटिव इफेक्ट यानी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा या कम होगा, कितना बढ़ेगा कम होगा वो आगे की बात है। अभी क्वालिटेटिव इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। देखो बेटे, जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो कैसे बनेगा, प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे। अभी आपने NaCl वगैरह को मैंने तोड़ के दिखाया आपको, तो होता क्या है, पहले होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट लैटिस बोल लो या सॉल्यूट पार्टिकल्स बोल लो। तो पहली बात क्या होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स विल चेंज इनटू सेपरेटेड solute particles। पहली बात ये होगी कि जो solute particles होंगे they will change into separated solute particles। ऑब्वियसली मतलब लैटिस तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। इस केस में एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी। मान लो यहां मैंने डेल्टा H1 लिखा है और एनर्जी वो एब्जॉर्ब होनी है भैया, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसके आगे प्लस का साइन लग गया। इसी तरह से जो सॉल्वेंट पार्टिकल जैसे वाटर था, तो उसमें आपस में फोर्सेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह वाटर में आपस में होते हैं, तो वो भी तो अलग होना चाहिए ना, तभी तो इसको इकट्ठा करेगा। दैट विल चेंज इनटू सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए, अगेन डेल्टा H2 इज ग्रेटर, इज पॉजिटिव। अब तीसरी बात क्या होगी, जो सेपरेटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और जो सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, वो बेटे आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके बनाएंगे सॉल्यूशन। जुड़ करके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज के लिए साइन कैसा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब ऐसे केस में अगर मैं इस पूरे रिएक्शन का टोटल डेल्टा H देखना चाहता हूं, डेल्टा H टोटल, तो वो इन सब का सम होगा। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। पर हमें ये मालूम है कि पहले दो केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है तो उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, और इसमें रिलीज है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इस वजह से अगर डेल्टा H टोटल मैं देखने जाता हूं तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ठीक है जी। अब इस केस में हमारे पास दो चीजें हो सकती है, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। ठीक, ध्यान देना। सिचुएशन 1 या इंस्टेंस 1 या बोले केस 1। केस 1 ये हो गया कि अगर हमने ये देख लिया कि समेशन ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3।
यानी पहले दो बड़े हैं और ये छोटा है, देन डेल्टा एच टोटल विल बी पॉजिटिव, यानी solubility is endothermic. Solubility is endothermic. Solubility is endothermic. ये केस 1 है. केस 2 देखो. केस 2. केस 2 ये होगा कि अगर हमारे पास समेशन ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 is less than delta H3. Case 2. Summation of delta H1 plus delta H2 is less than delta H3. ऐसे केस में डेल्टा H टोटल जो होगा बेटे वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी बिकम्स एक्सोथर्मिक. Solubility becomes exothermic. ऐसे केस में solubility exothermic हो जाएगी. अब हमें यह पता है कि whenever, ये ध्यान देना, whenever solid is dissolved in liquid, whenever solid is dissolved in liquid, delta S of solution, yani entropy change during solution is always positive. क्यों भाई? आपने सॉलिड को अगर डिसॉल्व किया किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, तो सॉलिड बिखरेगा, तो एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी ना उसकी. तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, ये कभी नेगेटिव नहीं होना है. और आप ये जानते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा जी. किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन डेल्टा जी. केस 2 थे. पहला केस था हमारे पास डेल्टा जी, पहला केस था एंडोथर्मिक. सो यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक. अब देखो भाई, हमें ये पता चल गया ये पॉजिटिव है, हमें ये पता है ये नेगेटिव और बीच में पीछे क्या है? पॉजिटिव है. तो ऑब्वियसली अगली वाली वैल्यू पॉजिटिव, पीछे वाली वैल्यू नेगेटिव. ठीक. तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी यानी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस if T delta S should be greater than delta H. भैया नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी चाहिए तो T delta S बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए. therefore temperature should be high. टेम्परेचर शुड बी हाई. तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा पाओगे. ठीक है जी. तो यानी अगर सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी. सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी. क्लियर. और वहीं पर अगर मैं इधर आ जाऊं, इधर मेरे पास फिर से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. देखो भाई, इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव है ही, बीच में माइनस है ही, पीछे प्लस है ही, तो प्लस माइनस माइनस, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है ही. यानी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. इसमें आपको रिएक्शन इज ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. पर आपको खुजली लगी हुई है, फिर भी छेड़छाड़ करनी है. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप चले जा रहा है, अपने आप डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन आपकी खुजली. तो ऐसे केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हाइड्रेशन वाले बॉन्ड बने थे ना, सोडियम के आसपास वाटर इकट्ठा हुआ था, क्लोरीन के आसपास वाटर इकट्ठा हुआ था, या फिर ये
सॉल्यूट और इसके बीच की फोर्सेस यही टूटनी शुरू हो जाए। अदरवाइज ये डिसॉल्व हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी यहां नेगेटिव ही है भैया, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा जी भी नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों स्पॉन्टेनियस की तरफ ले जा रहे, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा था। लेकिन आपको खुजली है कि टेम्परेचर बढ़ाना है तो बढ़ा लो, बढ़ाओगे तो ये वाली फोर्सेस टूटनी शुरू हो जाएंगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे केस में टेम्परेचर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मेरे बच्चों, दो तरह के हमारे पास केसेस हो सकते थे, या तो सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक हो और या सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक हो। ठीक, अगर एंडोथर्मिक है यानी इसको हीट देनी पड़ती तो हीट दो यार, देके डिसॉल्व करो, परे मारो। और अगर वो एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, तो पंगा क्यों लेते हो, क्यों दोगे टेम्परेचर यार, वो तो बल्कि उसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस और नो। जल्दी सभी बच्चों के यस नो आ जाना चाहिए। सर एक बार ये सेपरेटेड वाला पार्ट समझा लो जरा थोड़ा सा, ये सेपरेटेड सॉल्यूट पार्टिकल और सेपरेटेड सॉल्वेंट वाला। यार जब ये सेपरेट, इसको पहले हमने सॉल्यूट को अलग अलग करना है कि नहीं करना है? NaCl था तो क्या सीधे डिसॉल्व हो जाएगा NaCl की तरह? पहले वो Na1 पॉजिटिव बनेगा, Cl1 नेगेटिव बनेगा, तभी तो डिसॉल्व होगा। तो उसमें सॉल्यूट को आपको सेपरेट करना होगा, ऐसे ही सॉल्वेंट को भी सेपरेट करना होगा। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बनती, पहले जो पीछे डायग्राम बनाया उसको देख ध्यान से। NaCl दिया था, NaCl को पहले Na1 पॉजिटिव में तोड़ा, Cl1 नेगेटिव में तोड़ा, अलग अलग किया। वाटर की अट्रैक्शन थी, ठीक, तो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग किया होगा। नीचे हाइड्रेटेड आयन बनाए तो सोडियम के आसपास भी वाटर लगाया, क्लोरीन के आसपास भी वाटर लगाया। तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले केस में क्या हुआ, सोल्यूट सेपरेट हुआ, एनर्जी पॉजिटिव, फिर सॉल्वेंट सेपरेट हुआ, एनर्जी एब्सॉर्ब, फिर जब ये दोनों जुड़े तो एनर्जी रिलीज, तभी तो सोल्यूशन बना। अब हमने बोला कि अगर हमारे पास पहले दो स्टेप में एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा हो गई और तीसरे में रिलीज कम हुई, तो डेल्टा एक्स टोटल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया रिएक्शन, तो सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लास्ट ईयर पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पूरा एक्सप्लेन किया है बेटा मैंने। और वैसे ही केस 2 में जब हमारे पास थर्ड स्टेप में एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाए तो एक्सोथर्मिक होगी, हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये डिसॉल्व हो रहा है। अब आप जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ये जो फोर्सेस बनी थी वो टूटनी शुरू हो जाएगी, हाइड्रेशन होनी कम शुरू हो जाएगी। बोलो भैया, आप समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। अब चलो आगे। अब इसी को खत्म नहीं किया मैंने। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से। अब अगली बात देखिएगा, इसी चीज को, टेम्परेचर की चीज को हम सॉल्ट देख करके बताएं कहाँ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के केसेस नजर आए। केस वन, केस वन, केस वन होगा व्हेन लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ऑब्वियसली हमारे पास पहले लैटिस टूटता है, सॉल्यूट का लैटिस टूटता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, सो दैट इज लैटिस एनर्जी। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस। लैटिस एनर्जी क्या होगी? एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ लैटिस। और फिर हाइड्रेशन होती है, ठीक है, हाइड्रेशन होती है। अभी पहले हमने सिर्फ वो सॉल्यूट सेपरेटेड लिख के बताया था, अब उसको हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। तो पहले सॉल्यूट का क्या होगा, लैटिस क्रम्बल करेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी,
तो लैटिस एनर्जी बोलेंगे। फिर उसके आसपास वाटर या सॉल्वेंट इकट्ठा होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, जिसको सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो केस 1 हो सकता है जिसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा हो। ठीक, लैटिस एनर्जी इज, लिख देता हूं भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब। लैटिस एनर्जी इज एनर्जी एब्जॉर्ब while breaking 1 mole of lattice. और हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड while 1 mole gets hydrated, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि लैटिस एनर्जी जो होगी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई, ठीक, तो ऑब्वियसली टोटल डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, एनर्जी रिलीज कम, यानी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक हो जाएगी। और एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सो यहां पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से यहां सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर सर बात ये बताओ कि ऐसे कौन से सॉल्ट होंगे जिसमें ऐसा केस होगा? ये सॉल्ट तो बताओ, ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो एंडोथर्मिक है? ठीक है जी। तो ऐसे केस में डेल्टा एच टोटल में हमारे पास सॉल्युबिलिटी इज एंडोथर्मिक। ये तब होता है बेटा इफ साइज ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर कंपेरेबल। ये तब होता है व्हेन साइज ऑफ cations and anions are comparable, लगभग सिमिलर, नॉट सिमिलर, लगभग सिमिलर, कंपेरेबल। तो ऐसे केस में जहां हमारे पास यू कैन से साइज ऑफ कटायन एंड एनायन कंपेरेबल, एक जैसा लगभग होता है, वहां पे बेटे हमारे पास हमेशा सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है ऐसे केस में। ठीक है जी। जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल NaNO3, फॉर एग्जांपल NaNO3, सोडियम नाइट्रेट लगभग सेम से, ठीक, NaCl, ठीक, KCl एक्सेट्रा, ठीक। ऐसे यानी इसमें हम कोई भी बड़े बड़े एग्जांपल ले सकते थे, NaCl, KCl, ठीक, ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं जहां पे हम ये भी ले सकते हैं KBr एक्सेट्रा। इन सब में हमारे पास साइज लगभग कंपेरेबल है, एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं होते ना। तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केस टू ऐसा हो सकता है जिसमें लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, ये केस 2 है। लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। अब ऐसे केस में क्या होगा बेटा? ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एच टोटल जो होगा, डेल्टा एच टोटल दैट विल बी नेगेटिव क्योंकि एनर्जी रिलीज ज्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी इज एक्सोथर्मिक। ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक होगी। और आप ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सर ऐसा कहां होगा बेटा? व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ cation एंड anion। क्या? व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस, when there is large difference between
size of cation and anion. ठीक, जैसे बेटे एग्जाम्पल हो गया लिथियम सल्फेट। बेटा लिथियम छोटा सा, सल्फेट बहुत बड़ा। सीरियम सल्फेट, सीरियम मुकाबले में छोटा, सल्फेट काफी बड़ा। ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक, ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है बच्चों को। ठीक, नाउ देयर इज वन मोर थिंग जिसको हम ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी का नाम देंगे। ये मिटा दूं भाई। अब एक और बात, ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी, ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी अगली बात है ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी। ना ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? ये तीसरा केस है। देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक चीज है Na2SO4 into 10 वाटर मॉलिक्यूल। बेटा इसको अपन लोग ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल सॉल्ट। अब ना इसकी सॉल्युबिलिटी का हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक जी, क्या होता है, यहां मैंने सॉल्युबिलिटी ली, यहां मैंने सॉल्युबिलिटी ले ली और यहां टेम्परेचर ले लिया। अब ऐसे केस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनिशियली क्या होता है इसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनिशियली water of crystallization holds iron strongly, ठीक, therefore lattice energy is more than hydration energy and thus solubility is एंडोथर्मिक। और आपको पता है एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बढ़ती चले जाएगी। ठीक है जी, अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, यहां पे ये टेम्परेचर है 32.4 डिग्री। 32.4 डिग्री पर इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 10 वाटर मॉलिक्यूल चले गए। Now, after 32.4 degree, water of crystallization is lost. Water of crystallization is lost. बेटा वाटर तो लूज ही हो गया, जो क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है वो लूज हो गया, जिसने आयंस को पकड़ के रखा था बेटे वो तो निकल ही गया। No, lattice energy becomes less than hydration energy. Solubility becomes exothermic, और exothermic solubility decreases with increase in temperature. अब सॉलिड की solubility डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो ये जो टेम्परेचर हमारे पास आया था, जिसके बाद ये चेंज हो गया, ये 32.4 डिग्री यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बेटे ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 32.4 डिग्री तक बढ़ती है फिर कम क्यों हो जाती है? कहना 32.4 डिग्री तक ये वाटर मॉलिक्यूल आयंस को स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं।
स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखते हैं तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ती है। लेकिन आफ्टर 32.4 डिग्री वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट, तो लैटिस एनर्जी बिकम्स लेस, so solubility becomes exothermic. Exothermic solubility decreases with increase in temperature, it decreases with increase in temperature, hence this sort of solubility is there. Sir, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो ऐसी solubility शो करती है? इसमें एग्जाम्पल होंगे, अदर एग्जाम्पल्स बेटा, सबसे पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, सबसे पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, या फिर salts which undergo allotropic modification on the change of temperature, salts which undergo या salt की जगह substance लिखना बेटर रहेगा, substances which undergo allotropic modification with change in temperature, जैसे बेटे जिप्सम जो होता है, जिप्सम हालांकि हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है, पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिप्सम ये बेटा लो टेम्परेचर पे ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में, ठीक, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्टाइडल फॉर्म में हो जाता है, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन होता है। तो जब मतलब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन इन क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन, ठीक, तो ऐसी जगहों पर ये दो जगहें हैं, या तो हाइड्रेटेड सॉल्ट या ऐसे सब्सटेंस जिसमें एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, उसमें ट्रांजिशनल सॉल्युबिलिटी ही पाई जाती है। क्लियर हो गया? एक बहुत मस्त एग्जांपल डील करूंगा, कैल्शियम क्लोराइड इनटू 8 वाटर मॉलिक्यूल, इसका ग्राफ डील कर रहा हूं तुम्हें। ये एक बार में वाटर लूज नहीं करता, ये पहले बनाता है कैल्शियम सल्फेट इनटू 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ी, जैसे वाटर लूज हुआ फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज थोड़े टाइम के लिए होगी और फिर टेम्परेचर क्या बढ़ेगी, देन इट अगेन लूजेस 1 वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर लूज करेगा फिर दोबारा डिक्रीज होगी, लेकिन अगले टेम्परेचर में फिर बढ़ेगी, फिर ये दोबारा वाटर लूज करेगा, कैल्शियम क्लोराइड रादर नॉट सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड इनटू 2 वाटर मॉलिक्यूल, फिर डिक्रीज होगा फिर बढ़ेगा, और लास्टली इट विल चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड देन इट विल डिक्रीज। तो ये एक एक स्टेप पे जितनी बार इसने वाटर लूज किया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, उतनी बार आपको डिप पाई गई, 1 2 3 4, जितनी बार इसने वाटर लूज किया उतनी बार डिप पाई गई, और उसके बाद डायरेक्टली जब ये एनहाइड्रस बन गया तो फिर सीधे नीचे। तो ये ग्राफ था कैल्शियम क्लोराइड इनटू 8 वाटर मॉलिक्यूल का। सो आई थिंक सो टेम्परेचर का इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वालिटेटिव। सो नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये अगली क्लास में। थैंक्स। Thank you very much.